आई16 में हम पास पेपर करने लगे हैं मार्च 16 का, जिसमें हम पहले वो बनाएंगे वर्किंग नोट, देन इससे हम क्या करेंगे, डिस्क्लोजर्स बना रहे होंगे, जिसको हम फिक्स एसेट रजिस्टर कहते हैं या डिस्क्लोजर नोट कहते हैं या फिक्स एसेट स्केड्यूल कहते हैं। फिक्स एसेट स्केड्यूल, डिस्क्लोजर नोट, इन तीनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी मार्च 16 का। हाँ जी, वो क्या कहता है, प्रिपेयर अ नोट ऑन वर्क प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका मतलब ये है कि वो आपको जनरल वो जो वर्ड यूज करेगा उन तीनों चीजों के लिए वो है नोट। नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, किस किस चीज के लिए, या फिक्स एसेट रजिस्टर, या फिक्स एसेट स्केड्यूल, या डिस्क्लोजर नोट। इन तीनों के लिए जो सबसे कॉमन वर्ड वो यूज करता है दैट इज नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो कहता है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर नोट बनाएं इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स का मतलब ये है कि अगर आप 2020 के बना रहे हैं तो पिछले साल के भी आपको बनाने पड़ते हैं। एक साल की अगर आप डिटेल बना रहे हैं कॉलम में तो आपको पिछले साल की भी बनानी पड़ती है। कंपैरेटिव फिगर का ये मतलब होगा। फॉर इंक्लूजन इन एएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एएल है जी आबिद लिमिटेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। इसका मतलब हमने 2015 का डिस्क्लोजर नोट बनाना है, टैक्सेशन इग्नोर कर देनी और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। ये हमें पता लग गया कि हमने करना क्या है, हमने बनाना है डिस्क्लोजर नोट। पढ़ना स्टार्ट करते हैं जी। Abid Limited uses revaluation model, okay, for subsequent measurement of a property, plant and equipment and has a policy of revaluing its asset on annual basis, ठीक है जी, using net replacement value method. Following information pertains to the AL building. Four buildings were acquired in same vicinity on 1st January 2012. Four buildings हमने ली 1st January 2012 at a cost of ₹300 million. यूजफुल लाइफ कितनी है जी, 20 years। 4 बिल्डिंग्स हैं, कितने की हैं, 300 मिलियन की, और कब लिए, 1 जनवरी 2012। ओके, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे हमारे पास और इंफॉर्मेशन आ गई, यूजफुल लाइफ जो क्या है 20 साल। 20 साल। अब जब हमने 1 जनवरी 2012 को ये एसेट खरीद लिया और हम अगर फेयर वैल्यू जो इंडिपेंडेंट वैल्यूर की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है 1 जनवरी 2013 को है वो, इसका मतलब हमें 1 साल डेप्रिशिएट करके पहले इस रेट पे जाना पड़ेगा। एक दफा सवाल की रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। AL डेप्रिशिएट बिल्डिंग ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। डेप्रिसिएशन मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन बेसिस। द रिजल्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन कैरिड आउट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स बाय प्रीमियर वैल्यूएशन सर्विसेज एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर आर एज फॉलोज। ये हमें जो एक्सपर्ट्स हैं उसने इन डेट के ऊपर हमें वैल्यू बना के दी है कि भाई ये फेयर वैल्यू है इन एसेट्स की। On 30 जून 2015 वन ऑफ द बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 80 मिलियन। डिस्पोजल भी आ गया, ये हो गया डिस्पोजल। हमारे पास कुछ ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, और ये सर्कल्ड इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है जिसको हमने यूज करके सवाल को अटेम्प्ट करना। तो सवाल को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। हमने ये बनाना है नोट। नोट में अगर आप देखें एक चेंज कर दिया, जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम पिछली दफा यहाँ पे एडिट था उसको मैंने अलग कर दिया। उसकी मैं रीजन भी समझाऊंगा। प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने बात की थी डिस्क्लोजर नोट की, उसमें था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट प्लस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। जब मैंने इस टी अकाउंट को डिस्क्लोजर नोट में डालना है तो मुझे ये फिर इसमें डायरेक्ट नहीं चाहिए, मुझे सेपरेट चाहिए।
तो मेरे जो फॉर्मेट है उसमें यहीं पे पहले मैं एसेट लिखता था, यहीं पे डेप्रिशिएट करके नेट बुक वैल्यू करता था। अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन और यहाँ पे नेट बुक वैल्यू। तो बेसिकली मैंने इस कॉलम को ब्रेक कर दिया, हर तरह की इंफॉर्मेशन अलग कॉलम डाल। हम किस डेट पे खड़े हैं? हम खड़े हैं जी 1/1/12 पे। सवाल में अगर जाके देखें तो 1/1/12 पे मैंने 4 बिल्डिंग्स ली हैं। कितने की? 1/1/12 मैंने ली 4 बिल्डिंग्स और इसकी वैल्यू थी 300 मिलियन। अभी मैंने खरीदी है तो नेट बुक वैल्यू भी यही हो जाएगी, आगे कुछ नहीं है। अब अगर मैं देखूं, मुझे इस डेट को लेकर आना है, इस डेट को लेकर आने के लिए मुझे इस डेट तक की डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब मैं साल के एंड पे होऊंगा 31/12/12 पे, तो मुझे इस एसेट को डेप्रिशिएट करना है। दैट इज 300 डिवाइडेड बाई 20 साल इसकी लाइफ है। अब चूंकि डेप्रिसिएशन को अलग कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट, ये बन गई मेरे पास 15 अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब मुझे नेट बुक वैल्यू चाहिए तो मैं एसेट में से इसको माइनस कर दूं, तो ये मेरे पास हो गई 300 और ये मेरे पास आ गया 15 और ये मेरे पास हो गया 285। पहले साल की WDV हमारे पास आ गई 300 और 15। ये टोटल वैल्यू आ गई एसेट का, PPE का टी अकाउंट, और ये मेरे पास आ गया अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट। इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ गई है। इन दोनों बैलेंसेस को मैं अगर नेट करूं तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ गई 285। जब मेरे पास WDV आ गई 31 दिसंबर 2012 पे, तो अब मेरे पास वैल्यू है 1/1/2013, दैट इज 323। 323 यहाँ पे मैं 1/1/13 करूंगा, फिर वैल्यू दैट इज 323। नेट बुक वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 323। 285 को 323 पे मैंने लाना है। इसका मतलब मेरी बुक्स में वैल्यू कम रिकॉर्डेड है, बाहर उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने का करूंगा? 38 का। इट मींस ये जो नेट बुक वैल्यू, ये तो जस्ट कैलकुलेशन है, बट मेरे ओरिजिनल टी अकाउंट्स ये है। इसका मतलब मैंने इस डेप्रिसिएशन की पहले एंट्री करनी है अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। फिर मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है, तो मैं करता हूं एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट मैंने एग्जैक्टली दोनों एंट्रीज पास की। पहले एंट्री मैंने की अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट आ गया मेरे पास नेट बुक वैल्यू पे। फिर मैंने किया एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। इन एंट्रीज को मैंने इन टी अकाउंट में पोस्ट कर दिया, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट सरप्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो ये मेरे पास आ गई रिवैल्यूएशन सरप्लस की डिटेल 1/1/13 के ऊपर। और यहाँ पे मेरे पास नेट हो गया 0, यहाँ पे 323, यहाँ पे आ जाएगा 38, और ये हमारे पास इस तरीके से चलेगा नील के साथ। तो 1/1/13 के ऊपर मैंने अपने एसेट को रीवैल्यू कर लिया डबल एंट्री पास करके, क्योंकि चूंकि ये मेरा टी अकाउंट है, ये मेरा टी अकाउंट है, ये जस्ट कैलकुलेशन, ताकि मुझे अलग से कैरिंग अमाउंट ना निकालनी पड़े फिर कंपेयर करने के लिए। इसलिए मैंने इसका कॉलम ही सेपरेट बना दिया, यानी कि जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया तो उसमें ये कॉलम और ये कॉलम क्लब था, मैं इसकी कैलकुलेशन अलग करता था, फिर मैं आके इसकी एंट्री अलग करता था, और ये डेप्रिसिएशन में डायरेक्ट यहाँ पे चार्ज करता था। तो अब मैंने क्या किया, चूंकि मैंने डिस्क्लोजर बनाना है, तो मुझे प्रॉपर्टी प्लांट का ये वाला टी अकाउंट
और ये डेप्रिसिएशन का ये अलग अलग चाहिए ताकि मैं इन्हीं चीजों को उठा के डिस्क्लोजर नोट में स्ट्रेट अवे फेंक सकूं। ये मैंने 1/1/2013 को कर लिया। अब डेट आ गई 1/1/14। इसका मतलब है कि इस डेट पे जाने के लिए मुझे इस फिगर को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। मेरे पास है अब डेट 31/12/13। डेप्रिसिएशन अब मेरे पास वैल्यू है 323। एक साल में डेप्रिशिएट कर चुका हूं, बाकी बचा 19। रिवैल्यूएशन सरप्लस में है मेरे पास 38 और रिमेनिंग लाइफ है 19। मेरी डेप्रिसिएशन हुई 17। डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit, revaluation surplus debit, retain earning credit। और ये डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे नेट बुक वैल्यू पे ले आऊंगा तो मेरे पास आ जाएगी WDV, दैट इज ये 323 क्योंकि ये कॉस्ट के ऊपर चल रहा है, ये 17 और ये WDV बन जाएगी 306। यहाँ पे 2 निकला तो ये मेरे पास बन गया 36। तो मैंने 31/12/2013 पे डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो सरप्लस को हमने रिटेन अर्निंग में भेजना होता है वो कर दिया। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अब ये जो डेप्रिसिएशन है इस नेट बुक वैल्यू में से मैंने लेस कर दी तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ गई कॉलम। अब अगर मैं जाके देखूं तो मैं इस डेट पे पहुंच गया हूं। यहाँ पे मेरे पास फेयर वैल्यू है 252। यहाँ पे मेरे पास फेयर वैल्यू है 252। अब डेट क्या है जी, 1/1/14। इस दिन मेरे पास वैल्यू है फेयर वैल्यू 252। यहां पे मैं लिख लेता हूं 252। अब 306 मेरी बुक्स में एसेट आ रहा है और मार्केट में उसकी वैल्यू है 252। इसका मतलब मुझे अपने एसेट को कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 54 से। रीवैल्यूएशन लॉस हो गया, ये हो गया जी रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन लॉस, अब ये हो गया मेरी कैलकुलेशन। एंट्री में क्या करूंगा, इसकी जितनी डेप्रिसिएशन है वो रिवर्स करूंगा। डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन accumulated depreciation debit asset credit नंबर 1। यहाँ पे accumulated depreciation debit asset credit प्लस asset credit और सरप्लस में जो मेरे पास पहले लॉस के केस में सरप्लस अवेलेबल है 36 सरप्लस डेबिट और बाकी जो बैलेंसिंग है दैट इज 18 लॉस डेबिट। क्योंकि जब लॉस आएगा तो मैं देखूंगा मेरे पास कितना सरप्लस पड़ा हुआ है। 54 में से 36 पड़ा हुआ था, मैंने निकाल दिया, बाकी आ गया मेरे पास यहाँ पे 18। तो पहले मैंने किया डेप्रिसिएशन के साथ अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वाली एंट्री डेबिट एसेट क्रेडिट, ये आ गई 17। पहली मैंने एंट्री की अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ये 17 अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। फिर मेरे पास आया लॉस। लॉस आया तो मैंने पहले देखा सरप्लस, सरप्लस डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट किया 36 से। इसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस को डेबिट किया 18 से और एसेट को क्रेडिट कर दिया कितने से, 54 से। तो ये मेरे पास आ गई इस डेट के ऊपर रिवैल्यूएशन लॉस की ट्रीटमेंट 1/1/14 के ऊपर मैंने ये कर दी। अब मैं इसको करता हूं क्लोजिंग। ये क्लोजिंग आ गया नील क्योंकि 17 के 17 निकाल दिया, यहाँ पे नील। 323 में से अब मैंने ये दोनों निकालने हैं क्योंकि एसेट डेबिट न्यू एसेट क्रेडिट हुआ है। तो मेरे पास ये बन जाएगा 252, ये बन जाएगा 252, यही बन गया। 1 जनवरी 2014 के ऊपर हमने रिवैल्यूएशन लॉस को अकाउंट फॉर कर लिया। मैं अगेन बता देता हूं, सरप्लस आएगा तो पहले लॉस के कॉलम में देखना कुछ पड़ा है, लॉस आएगा तो पहले देखना सरप्लस के कॉलम में कुछ पड़ा है। मेरे पास आया लॉस 54, मैंने पहले सरप्लस को निकाला, बाकी जितना बचा वो लॉस में फेंक दिया।
इस एंट्री को पास करने से पहले मैं डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करता हूं, डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। फिर मैं इसकी एंट्री करता हूं एसेट क्रेडिट, सरप्लस और लॉस डेबिट, जो हमने ये एंट्री की। तो 1 जनवरी 2014 के ऊपर हमने फेयर वैल्यू की जो इंफॉर्मेशन थी उसको यूज करते हुए रीवैल्यूएशन लॉस को रिकॉर्ड कर लिया। जितना आपका सरप्लस आएगा ना, बेसिकली वो आपको बेनिफिट है, फायदा है ना, आपका एसेट की वैल्यू बढ़ गई। अब मुझे फायदा है, स्टैंडर्ड कहते हैं यार इस पूरे फायदे को अब भी इनकम नहीं बनानी। अब मुझे ये 38 का बेनिफिट आया था, तो मैं हर साल 2 रुपए इनकम बनाता रहूंगा। रिटेन अर्निंग में लेकर जाने का मतलब है इनकम बना रहा हूं ना। पता क्या होता है, 1 करोड़ की मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी है, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू होगी 4 करोड़। अगर मैं 3 करोड़ अभी इनकम दिखा दूंगा तो मेरी तो इनकम स्टेटमेंट बहुत ऊपर चली जाएगी, जो कि एक्चुअल में हुआ नहीं, मुझे पैसे थोड़ी मिले। जितनी लाइफ पड़ी है थोड़ी थोड़ी करके इनकम बनाते रहे। अब जब मैं आगे देखता हूं तो मेरे पास है इंफॉर्मेशन 1/1/15 पे, मैंने 1/1/14 को अटेम्प्ट कर लिया, ये दोनों कर लिए। 1 जनवरी 2015 पे जाना है और अभी मैं कहां पे खड़ा हूं, 1 जनवरी 2014 पे। इसका मतलब मुझे अभी इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी ताकि मैं आगे मूव कर सकूं। अब मेरे पास वैल्यू है 252, एक मैंने यहाँ पे साल डेप्रिशिएट किया, एक यहाँ पे किया, तो मेरे पास बाकी बच गए 18। सरप्लस में कुछ नहीं है, लॉस में है। लॉस का मैंने बताया था कि लॉस की एंट्री नहीं करते, बट ये काम जरूर करना है, ये काम जरूर करना है। तो 18 साल बच गए थे। मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, 252 को 18 पे डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी दैट इज 14। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये नीचे वाली लाइन में कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये डेप्रिसिएशन पे होगी। इसका ये एंट्री कोई नहीं कैलकुलेशन। अब इस डेप्रिसिएशन को मैं ले जाऊंगा यहाँ पे नेट बुक वैल्यू बनाने के लिए। ये मेरे पास 252 कैरी हो जाएगा, ये आ जाएगा 14, और यहाँ पे नेट बुक वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 238। यहाँ पे आ गया 70। अब मैंने 2014 की डेप्रिसिएशन कर ली। अगर मैं सवाल में जाके देखूं तो 2015 के ऊपर फेयर वैल्यू है 272। इसका मतलब इस डेट पे अब मेरे पास है 1/1/15 के ऊपर फेयर वैल्यू कितनी है जी, ये है मेरे पास 272। ये मैंने 272 यहाँ पे लिख लिया। तो अब मेरी बुक्स में वैल्यू कम है, मैंने अपनी इस वैल्यू को जो मेरी बुक्स में आ रही है इसको मैंने बढ़ाना है। कहाँ पे लेकर जाना है जी, फेयर वैल्यू तक। तो मैं अपने एसेट को बढ़ा दूंगा 34। इस एंट्री करने से पहले मुझे डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। अब सरप्लस आ गया, एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस से पहले मैंने देखना है क्या मेरे पास कोई लॉस है। यस है, लॉस क्रेडिट। बाकी कितना बचा, 17 सरप्लस क्रेडिट। कैरी डाउन निकालता हूं, ये मेरे पास हो गया नील। यहाँ पे 252 में से जब मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो ये बन गया 272, ये मेरे पास आ गया 17, ये हो गया नील और आगे नील। तो मैंने पहले क्या किया, डेप्रिसिएशन की एंट्री की, ये वाली अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट नंबर 1। सरप्लस आया, एसेट डेबिट। सरप्लस के केस में पहले मैं देखता हूं लॉस है, यस है, लॉस क्रेडिट, बैलेंस अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, यानी कि एसेट डेबिट। अगर तो लॉस पड़ा है, सबसे पहले लॉस क्रेडिट, देन रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ये मैंने एंट्री कर दी। इसके बाद मैंने एसेट के अकाउंट को एडजस्ट किया, ये एडजस्ट किया और नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो मैं आ गया 252 पे। अब मैं खड़ा हूं इस डेट पे, मुझे इसको डेप्रिशिएट करना है कब, 31/12/2014।
2015 पे, बट इससे पहले एक इवेंट है 30 जून पे। इसका मतलब मुझे अभी अपनी डेप्रिसिएशन इधर नहीं लेकर जानी, पहले मुझे 30 जून तक लेकर आना। तो मैं 30 जून पे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा ताकि उस डेट तक मेरे एसेट की WDV आ जाए। मैं करूंगा जी डेप्रिसिएशन। मेरे पास जो एसेट है वो है 272, 1 2 3 साल डेप्रिशिएट हो गया, बाकी बचे 17 साल, डिवाइडेड बाई 6/12। ये मेरे पास आ गई डेप्रिसिएशन। सरप्लस कितना है जी? 17 डिवाइडेड बाई 17 इनटू 6/12। तो इससे क्या होगा, मैं इस रेट पे आ जाऊंगा, 30/6/2015 पे आ जाऊंगा। मेरी डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट बनेगी दैट इज डेप्रिसिएशन, ये बनेगी जी 8। डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit, number 1. Number 2, surplus debit retained earning credit। इस डेप्रिसिएशन को मैं यहां पे लेकर आऊंगा तो मेरे पास बन जाएगी WDV। ये मेरे पास आ गया 272, ये आ गया 8, और WDV बन जाएगी मेरे पास कितनी जी? 8 जब मैं 272 में से निकालूंगा तो ये बन जाएगा 264। सरप्लस में से 0.5 निकालूं तो ये बन जाएगा 16.5। 30 जून 2015 पे हम आ गए। 30 जून 2015 पे हुआ है डिस्पोजल 80 मिलियन। वन ऑफ द बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 80 मिलियन। वन ऑफ द बिल्डिंग, इसका मतलब मेरे पास ये जो 272 आ रहा है, मेरे पास ये जो 272 आ रहा है, ये क्या है? ये 4 बिल्डिंग्स का है। 272 डिवाइडेड बाई 4 मेरे पास आ जाएगी एक की वैल्यू, कि मैंने इसको करना है डिस्पोजल। 272 की 4 बिल्डिंग्स हैं तो एक बिल्डिंग बनी 68। अब यहां तक डेप्रिसिएशन ऊपर नील है सारी। इसका मतलब ये जो 8 डेप्रिसिएशन आ रही है ये 4 बिल्डिंग्स की है। हम जब एक एसेट को निकाल रहे हैं तो उससे रिलेटेड उसकी डेप्रिसिएशन को भी निकाल देंगे, डिस्पोजल के टी अकाउंट में ले जाएंगे, डिस्पोजल के टी अकाउंट में ले जाएंगे। इस वक्त हमारा वो मकसद नहीं है, बट उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन 2 है, क्योंकि अगर 4 बिल्डिंग्स की 8 है तो एक की 2 है। अब ये मेरे पास आ गई कितनी क्लोजिंग वैल्यू आ गई जी? यहां से मेरा निकल गया 204। अब नेट करके ये 68 का वो था एसेट था, 2 की डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू मेरे पास कितनी लेस हुई? 66। यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ गया 264 में से 66 निकालें तो ये 198, और ये मेरे पास ये भी, इसको भी 4 पे करूंगा 16.5, क्योंकि अगर 4 बिल्डिंग्स का है तो एक बिल्डिंग का सरप्लस भी निकालेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जब एसेट को ही बेच दिया तो उससे रिलेटेड सरप्लस को भी निकाल देंगे 4.15। ये बैलेंस बच गया 12.375। ये आ गया मेरे पास। अब मैं 30 जून जनवरी पे 30 जून पे पहुंच गया हूं। अब मैं आ जाऊंगा 31/12/2015 पे। 4 बिल्डिंग्स हैं, 272 की एक निकाल दी 68, ओके। डेप्रिसिएशन है 8, 4 बिल्डिंग की, एक बिल्डिंग की निकाल दी 2, ओके। नेट करके 66 नेट बुक वैल्यू निकाल दी। 16.5 सरप्लस आ रहा है 4 बिल्डिंग का, एक बिल्डिंग का इसमें से निकाल दिया, बाकी बच के 12.375। सब में से जो वो चीज चली गई उसको निकाल दिया। अब मैं दोबारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। अब मेरे पास वैल्यू है, मेरे पास आज जो एसेट है उसकी नेट बुक वैल्यू है 198 डिवाइडेड बाई कितनी लाइफ रहेगी जिसकी? 1 2 3 3.5। 20 में से 3.5 गए तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी, कितनी आ जाएगी? 6। डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
और मेरे पास अब सरप्लस में कितने हैं 12.375 डिवाइडेड बाई 16.5 सरप्लस डेबिट कितने से जी होगा, ये होगा 0.375 रिटेन अर्निंग क्रेडिट, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइड बाई 6/12 है। इसका क्लोजिंग हो गया 12, इसका 6 डेप्रिसिएशन लेस हुई, ये बच गया 192, एसेट आ गया 204 पे, रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड पे बच गया 12 और ये मेरे पास आ गई नील वैल्यू। तो अब हम 31 दिसंबर 2015 पे इस तरीके से हम पहुंच गए। अब ये नोट बना लिया, अगर आप नोट को देखो, आपने डिस्पोजल पे ख्याल करना है, उस डेट पे चीज को लेकर आना है। अगर एक से ज्यादा एसेट है तो उस तरीके से, मतलब जो चीज जहां पे रुकने वाली है यहां तक तो सीधा था काम, डिस्पोजल तक, यहाँ पे बस ख्याल रखना है। अब ये जब नोट बन गया, अब मैं जाता हूं अपने डिस्क्लोजर नोट, फिक्स एसेट स्केड्यूल, डिस्क्लोजर नोट, नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट रजिस्टर, सारी एक ही बात है। किस साल का बनाना था, ये बनाना था 31 दिसंबर 2015 का। अब उसने साथ में मांगा था कंपैरेटिव फिगर्स, इसका मतलब है जब मैं 2015 का बना रहा हूं तो मुझे साथ में 2014 का भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसने कंपैरेटिव फिगर मांगे। अब हमने फिगर्स उठानी, 2014 से स्टार्ट करते हैं। ब्रॉड डाउन बैलेंस 2014 का कितना है, नोट में आ गए 2014 का ब्रॉड डाउन, ये मेरे पास ब्रॉड डाउन आ गया 2014 का 3 to 3, यस ये है 3 to 3, 2014 का 3 to 3, क्योंकि 31 दिसंबर 2013 पे डेप्रिशिएट करने के बाद ये मेरे पास बना 3 to 3, ये मैं ले आया 3 to 3। 2015 का ब्रॉड डाउन साथ ही देख लेते हैं। 2015 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुई, ये आ गया 252, 252। कैरेट डाउन देख लेते हैं साथ ही, 2014 का कैरेट डाउन, 2014 का। अब ये अगर आप देखो, अगर 2015 का ये ब्रॉड डाउन है तो जाहिर सी बात है 2014 का ये क्या होगा, कैरेट डाउन। ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन को क्लोज कर देते हैं, ये मेरे पास आ गया कैरेट डाउन कितना जी 252। 2015 का कैरेट डाउन कितना है वो देख लेते हैं। 2015, ये 30 जून 2015, 2015 का आ गया मेरे पास 204, 204। ये मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉलम से उठा ली फिगर्स। मजीद यहाँ पे कौन सी चीजें हैं, क्या कोई एडिशन हुई है, नहीं हुई, एडिशंस नहीं हुई, क्योंकि मैंने कुछ खरीदा नहीं है नया। डिस्पोजल, यस डिस्पोजल हुई, डिस्पोजल हुई है कितनी 68 की, किस साल में 2015 में, 2014 में डिस्पोजल नहीं हुई। रिवैल्यूएशन देखते हैं जी, ये 68 की डिस्पोजल हुई, ये मैंने टी अकाउंट से उठा ली। इसी में जो रिवैल्यूएशन है उसको देखते हैं। हमारे पास है 2014 में कितनी हमारे पास ये रिवैल्यूएशन हुई, उसको देखते हैं 54, 2014, ये है 2014 रिवैल्यूएशन लॉस है कितना जी 54, परफेक्ट 54 का रिवैल्यूएशन लॉस है। अब मजे की बात, क्या मेरा एसेट सिर्फ 54 से कम हुआ, नहीं, इट मींस इस 54 के साथ मेरा किसी और चीज से भी एसेट कम हुआ तो मैं इस कॉलम पे जा क्यों रहा हूं, मेरे लिए ये इररेलेवेंट है, मेरे लिए ये रेलेवेंट है, क्योंकि 17 से क्या एंट्री हुई, 17 से एंट्री हुई
अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, इसका मतलब 17 प्लस 54, फिर रिवैल्यूएशन लॉस भी हुआ, तो ये मेरे पास आ गया प्लस 17 ब्रैकेट। एसेट मैंने पहले कॉलम से, ये वाला सेक्शन है, ये मैंने पहले कॉलम से उठाना। प्रॉपर्टी प्लांट का टी अकाउंट वो है, प्रॉपर्टी प्लांट का टी अकाउंट, ये जो टी अकाउंट है ये फर्स्ट कॉलम है। मैंने ओपनिंग उठाए, क्लोजिंग उठाए, डिस्पोजल उठाया, रीवैल्यूएशन अभी 2014 का इस कॉलम में, यहां पे 17 से भी एसेट कम हुआ है, 54 से भी एसेट कम हुआ है, तो मेरा एसेट 71 से कम हुआ। 2015 में ये मैं हूं 2015 पे, यहां पे मेरे पास ये माइनस में 14 है और प्लस में 34 है, इसका मतलब मेरा एसेट 20 से बढ़ा है, मेरा एसेट बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा है, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। तो 252 प्लस 60 नहीं माइनस 68 प्लस 20 करूं तो ये मेरे पास 204 बनता है। 323 माइनस 54 करूं तो 200 नहीं, ये है 323 माइनस 71, यस 252, परफेक्ट हो गया। ये मैंने पहले कॉलम से अपना नोट बना लिया। ये सबसे फेवरेट एरिया है ये 16 में एग्जामिनर का, नोट बनवाना। मैंने पहला कॉलम यूज करके ये वाला सेक्शन अपना दोनों सालों का बना लिया, अगर एक साल होता तो सिर्फ ये बनाता। डेप्रिसिएशन का मैंने कहा था कि जो नीचे वाला सेक्शन है, जो नीचे वाला सेक्शन है ये आएगा यहां से लेकर यहां तक, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट से हमारे पास है वो सेकंड कॉलम, हम इसको वहां से उठाएंगे। ब्रॉड डाउन 2014 का और 2015 का देखते हैं। ब्रॉड डाउन 2014 का, ये मेरे पास 2014 आ रहा है, दिस इज ब्रॉड डाउन 17। 2014 का ब्रॉड डाउन 17 था, क्योंकि 17 इसी डेट पे फिर एलिमिनेट हो गया। 2015 का ब्रॉड डाउन, ये मेरे पास 2015 है, ये आ रहा है 14, क्योंकि इसी डेट पे ये एलिमिनेट हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 14। कैरेट डाउन देखते हैं। 2014 का जो कैरेट डाउन, 15 का ब्रॉड डाउन, 15 का ब्रॉड डाउन, 2014 का कैरेट डाउन। अब 2014 का कैरेट डाउन देखते हैं। 2014 का कैरेट डाउन है मेरे पास 12। दूसरे कॉलम को यूज करते हुए मैंने ब्रॉड डाउन और जो कैरेट डाउन है वो मैं यहाँ पे ले आया। ऐसे नहीं करना कि ये जो 1 जनवरी पे एलिमिनेट हो गया है उसको एलिमिनेट करके, नहीं, 1 जनवरी पे तो ब्रॉड डाउन तो था ना, आपने 1 जनवरी पे खत्म किया, बट ब्रॉड डाउन वो था, उस दिन आपने शाम को खत्म कर दिया या उसी वक्त खत्म कर दिया, बट वो ब्रॉड डाउन आया था। डेप्रिसिएशन 2014 में कितनी है वो देखते हैं जी। डेप्रिसिएशन 2014 में, ये मेरे पास यहाँ पे 14 स्टार्ट हुआ, तो ये आ गई डेप्रिसिएशन 14, ये मेरे पास आ गई डेप्रिसिएशन 14। 15 में देखते हैं डेप्रिसिएशन। 15 में मैंने 2 दफा डेप्रिशिएट किया है, एक 8 है, एक मेरे पास 14 में डेप्रिसिएशन 8 है, और एक मेरे पास कितनी है 6 है। ये डेप्रिसिएशन का कॉलम और ये डेप्रिसिएशन का कॉलम, ये मेरे पास कितने हैं जी 6 और 8 14, अगेन ये 14 हो गया। 2014 में 2014 में मेरे पास क्या था, 14 थी टोटल, और यहाँ पे ये 6 महीने की 8 डेप्रिसिएशन और ये 6 महीने की 6 डेप्रिसिएशन, तो ये मेरे पास आ गया 14। हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम है, क्या कोई डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन है? यस है, बिल्कुल है, जो हमने डिस्पोज किया है। 2014 में हमने कोई डिस्पोज नहीं किया, डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की 2014 में नहीं है, बट 15 में है। कितनी थी? ये 2 थी।
कितनी थी जी? ये 2 थी। अब चूंकि डिस्पोजल की है तो इसको मैं एलिमिनेट करूंगा। आगे चलते हैं कि डेप्रिसिएशन और नेक्स्ट कॉलम देखते हैं कितने, कौन सा जी? रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन मैं ऊपर यहाँ पे पंच कर चुका हूँ, तो ये मैं क्या करूंगा, इसको हम एक कॉलम भी कर सकते हैं। ये मेरे पास ओपनिंग, क्लोजिंग, ये सारी चीजें आ गई। क्या रिवैल्यूएशन की वजह से कुछ एलिमिनेट हुआ? यस, रिवैल्यूएशन की वजह से कुछ डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हुई। देख लेते हैं 2014 में, 2014 में ये 17 एलिमिनेट हुई। 2014 में ये 17 एलिमिनेट हुई, ये एलिमिनेशन के लिए। और 2015 में कितनी एलिमिनेट हुई? ये 14 एलिमिनेट हुई। दिस माइनस दिस, ये मेरे पास क्लोजिंग आ गया। दिस माइनस दिस, 14 में से 2 गया तो 12 मेरे पास क्लोजिंग आ गया। नीचे क्या है? ये हमारे पास है दिस ओपनिंग माइनस दिस ओपनिंग, ये आ गया 252 माइनस 14 इज इक्वल टू 238। दिस क्लोजिंग माइनस दिस क्लोजिंग 204 माइनस 12 192, यही काम करेंगे इधर। 205 252 माइनस 14, ये आ गया 238। 323 माइनस 17, 323 माइनस 17, ये आ गया 306। नीचे मैं बता दूंगा यूजफुल लाइफ कितनी है, प्लस एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे मैंने कैरी किया है, और डेप्रिसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये मेरा बन गया नोट्स टू प्रॉपर्टी प्लांट या नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको मैंने जो डिस्क्लोजर नोट था उसको यूज करके इसको मैंने हल किया।